प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। किसी विषय की परिभाषा एक प्रकार का कंसाइज स्टेटमेंट या संक्षिप्त वक्तव्य होता है जो किसी देश काल में उस विषय की मान्यताओं को स्पष्ट करता है। यहाँ हम मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं देख रहे हैं। पहली परिभाषा एलन चर्चिल सैंपल की है, जिसके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं परिश्रमी मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। दूसरी परिभाषा डिकेन व पिट्स की है, जिसके अनुसार मानव भूगोल को मानव एवं उसके कार्य के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज लुक्ड अपॉन एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। तीसरी परिभाषा फैलमैन गैटिस की है, जिसके अनुसार मानव भूगोल मानव जनसंख्या, उनकी संस्कृति, उनके क्रियाकलाप एवं व्यवहार तथा जिस भौतिक दृश्यभूमि पर वे रहते हैं उस पर उनके प्रभाव सहित उनके संबंधों का स्थानिक विश्लेषण है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्पेशल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, their culture, their activities and behavior, and their relationship with an impact on the physical landscape they occupy. यह तीनों ही परिभाषाएं ऐतिहासिक क्रम में मानव भूगोल की मान्यताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। सैंपल एक निश्चयवादी भूगोलवेत्ता हैं और वे मानव भूगोल को मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करती हैं, जिसमें पर्यावरण नियंत्रणकारी शक्ति है। डिकेन व पिट्स की परिभाषा 1960 के दशक की है, जिसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद और संबंधों के स्थान पर मानव एवं उसके कार्यों को अधिक महत्व दिया गया है। इसी प्रकार फैलमैन गैटिस की परिभाषा विषय की नवीन मान्यताओं को स्पष्ट करती है और मानव भूगोल को मानव की संस्कृति, क्रियाकलापों और व्यवहार तथा दृश्यभूमियों पर मानव के प्रभाव के अध्ययन के रूप में देखती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अपेक्षाकृत नवीन एवं समावेशी परिभाषा विषय के वर्तमान स्वरूप को बेहतर तरीके से प्रकट करती है। मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर 6 बिंदु हमारे सामने हैं। प्रथम बिंदु है जिसके अनुसार मानव भूगोल क्रमबद्ध एवं विश्लेषणात्मक है। परंपरागत भूगोल में मानवीय तत्व जैसे जनसंख्या, कृषि, व्यापार, बस्तियां आदि का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता रहा है। पुनर्जागरण के पश्चात यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी में जब बुशिंग द्वारा न्यू ज्योग्राफी का प्रतिपादन किया गया तो वह प्योर डिस्क्रिप्टिव या पूर्णतः विवरणात्मक थी, जिसमें तथ्यों के शुद्धतापूर्ण विवरण पर विशेष बल दिया गया था। यह नया भूगोल पूरी तरह नॉन एनालिटिकल था या अविश्लेषणात्मक था, जबकि भौतिक भूगोल के तत्वों का अध्ययन परंपरागत रूप से क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत किया जाता रहा है। सर्वप्रथम 1882 और फिर 1891 में रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में पहली बार क्रमबद्ध मानव भूगोल को प्रस्तुत किया। इसलिए उन्हें मानव भूगोल का पिता या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। रेडजेल ने मानव भूगोल के तत्वों को प्रादेशिक बंधनों से मुक्त कर दिया
और आधुनिक मानव भूगोल भौतिक तत्वों के समान ही मानवीय तत्वों का क्रमबद्ध रूप से संपूर्ण विश्व के संदर्भ में कार्य कारण संबंधों के आधार पर स्थानिक विश्लेषण करता है। इसी प्रकार दूसरा जो बिंदु है जिसमें कहा गया है कि मानव भूगोल मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन है। भूगोल में परंपरागत रूप से मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर रटजल एवं उनके पश्चात भूगोल को ऐसे विषय के रूप में देखा गया जिसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या करना है। इन संबंधों को दो प्रकार से विश्लेषण किया गया, जिन्हें कालांतर में निश्चयवाद एवं संभववाद के नाम से जाना जाता है। 1923 में हरलान बैरोज ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा। बैरोज के अनुसार जिस प्रकार पारिस्थितिकी विज्ञान जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार मानव भूगोल मानव एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों की अध्ययन करता है। आरंभ में संबंधों के अध्ययन में प्रकृति को नियंत्रणकारी शक्ति के रूप में देखा गया और मानवीय कार्य को प्रकृति के अनुसरण या अकॉर्डेंस के रूप में समझाया गया, अर्थात प्राकृतिक नियंत्रण बाध्यकारी हैं और विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय समुदायों ने अपनी पर्यावरणीय सीमाओं की पालना करते हुए तदनुसार अनुकूलन एवं समायोजन किए हैं। कालांतर में फ्रांच स्कूल के माध्यम से भूगोल में संभववाद का उदय हुआ। संभववादियों के अनुसार प्रकृति छांट की सीमाएं तय करती है, अर्थात चॉइसेस देती है, लेकिन चुनाव का अधिकार मानव के पास है। 1925 के पश्चात भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया, जिसमें विभिन्न तत्वों के अंतर संबंधों से जनित क्षेत्रीय विशिष्टता या भिन्नता को भूगोल की मुख्य विषय वस्तु माना गया। इस प्रकार एक लंबे समय तक भूगोल में मानव एवं प्रकृति के संबंधों पर अलग अलग प्रकार से विश्लेषण किए गए और आज भी मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का स्थानिक विश्लेषण मानव भूगोल की विषय वस्तु है। तीसरा बिंदु मानव भूगोल सांस्कृतिक दृश्यभूमियों का अध्ययन है। मानव भूगोल सांस्कृतिक दृश्यभूमियों का अध्ययन करता है। भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। ज्योग्राफी इज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक साइंस। भूगोल में पृथ्वी की सतह का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया जाता है। इसे मानव के निवास या होम ऑफ मैन के रूप में समझा जा सकता है। भूगोल में संभववाद के उदय के पश्चात मानव उसके सांस्कृतिक इतिहास एवं उसके कार्यों को विशेष महत्व देते हुए मानव भूगोल को सांस्कृतिक दृश्यभूमियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। कार्ल सावर ने बताया, आरंभ में पृथ्वी पर आद्य भूमि या भौतिक भूदृश्य ही विद्यमान थे, परंतु कालांतर में अपने सांस्कृतिक इतिहास के साथ साथ मानव ने अपने कार्य एवं तकनीकी क्षमताओं द्वारा उन भौतिक भूदृश्यों को सांस्कृतिक दृश्यभूमियों में रूपांतरित कर दिया। वर्तमान में सभी दृश्यभूमियां मानवीय कार्यों का परिणाम हैं और इसलिए सभी सांस्कृतिक दृश्यभूमियां हैं। इस संकल्पना के विकास के साथ ही साथ मानव भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवादी विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गए, अपितु मानव की सांस्कृतिक क्षमता व दक्षता पर प्रमुख निर्धारित शक्ति है, ऐसा समझा गया। चतुर्थ बिंदु है मानव भूगोल एक संश्लिष्ट विज्ञान है। मानव भूगोल संश्लेषणात्मक है। यह पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के मानवीय तथ्यों का संश्लेषण करता है। मानवीय तथ्यों जैसे जनसंख्या, संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक प्रणालियाँ, सामाजिक व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे जनांकीकी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र आदि में पृथक पृथक किया जाता है। यह सभी सामाजिक विज्ञान संबंधित सामग्री का विश्लेषण कर सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं। मानव भूगोल इन सभी सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त सामग्री का स्थानिक, कालिक एवं तंत्रपरक संश्लेषणात्मक समाधान प्रस्तुत करता है।
तथा पृथ्वी तल की वास्तविकता एवं समग्रता को उद्घाटित करता है। इस प्रकार मानव भूगोल एक संश्लिष्ट विज्ञान या सिंथेटिकल साइंस है। पांचवा बिंदु है मानव भूगोल पर्यवेक्षण आधारित आगमनात्मक अध्ययन है। मानव भूगोल पर्यवेक्षण पर आधारित आगमनात्मक अध्ययन है। वाइट तथा रैनर के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य 3 प्रकार के हैं। पहले वे जो सामाजिक आंकड़े हैं और जो कि सामाजिक क्रियाओं के क्षेत्र से आते हैं। दूसरे वे भौतिक तथ्य सामग्री जो मुख्यतः प्राकृतिक है, तथा तीसरे जो दोनों प्रकार के तथ्यों के निरपेक्ष संबंधों से निकलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल में मात्रात्मक क्रांति हुई, जिसमें भूगोल तथा विशेषकर मानव भूगोल को एक पूर्ण विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य किया गया। मानवीय तथ्यों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों, नियमों एवं मॉडल का निर्माण किया गया। इसके लिए अर्थशास्त्र एवं ज्यामिति पर आधारित अवस्थितिगत सिद्धांतों का या लोकेशनल थ्योरी का निर्माण किया गया और कालांतर में इनमें परिमार्जन करने और विचलनों को समझाने के लिए व्यवहार मूलक सिद्धांतों या बिहेवियरल थ्योरीज का निर्माण किया गया। वस्तुतः मानव भूगोल विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रीय पर्यवेक्षण पर आधारित सूचनाओं के संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण पर आधारित होते हैं और इनमें तथ्यों के सामान्यीकरण के आधार पर ही सिद्धांतों की रचना की जाती है। छठा बिंदु है मानव भूगोल मानववादी है। आधुनिक मानव भूगोल मानववादी और बहुलतावादी है। मानववाद मानवीय बोध, मानवीय चेतना, मानवीय क्रिया और मानवीय सृजनात्मकता को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है। भूगोल में मानववाद का विकास फ्रेंच स्कूल से माना जाता है। यद्यपि मानववादी भूगोल के विचारक इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे ब्लाश को प्रकार्यवाद से जोड़ते हैं। परंतु इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि ब्लाश की मानव भूगोल और मानववादी भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध है। भूगोल में मानववाद का पुनः प्रवेश 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसमें ज्यामितिक निश्चयवाद को अस्वीकार कर दिया गया। मानववादी भूगोल ने मनुष्य को केंद्र में रखकर मानव भूगोल को जन भूगोल या जनवादी भूगोल बनाया है। यह जनवादी या रेडिकल ज्योग्राफी संरचनावाद पर प्रहार करता है और मानव भूगोल को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ता है। मानव भूगोल की विधियों का प्रयोग मानवीय समस्याओं के निराकरण के लिए करता है। 1990 के पश्चात उत्तर आधुनिकता काल में मानव भूगोल सामान्यीकरण के स्थान पर बहुलताओं को महत्व देता है। इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं के द्वारा हम मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं।